हाँ, तो सभी बच्चे अपनी कक्षा में आ चुके हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, कक्षा 6 वाले जो बच्चे हैं, क्लास 6 वाले बच्चे जो हैं, तो उन क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं, तो उन क्लास 6 वाले जो बच्चे हैं हमारे बीच पढ़ने वाले, तो आज हम उन बच्चों के लिए बातचीत कर रहे हैं कि इससे पहले देखिए हमने आपको पढ़ा दिया है। इससे पहले देखो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 6 वाले में, इकाई है हमारी 5, ठीक, इकाई 5 चलिए क्लास 6 में, जिसका नाम है बीजगणितीय अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है कि हम जो बीजगणित पढ़ रहे हैं उस बीजगणित का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हमें पढ़ना है, जो कि हमारे अध्याय में दिया गया है। तो हमें कंसेप्ट का मतलब उसकी बारीकी से निचले स्तर से हमें सारी जानकारी लेनी है। इससे पहले मेरी पिछली जो क्लास थी, ये आज तो मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है, ये है हमारी दूसरी क्लास। इससे पहले जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि आखिर में जो हमारा गणित होता है उस गणित में हमें जो अक्षर होते हैं, जैसे अंग्रेजी के अक्षर हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, X, Y, Z, तमाम अक्षर हैं। तो इन अक्षरों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी गणित में लिखने की? अब हिंदी के अक्षर हैं जैसे आ, वा, सा, दा, मा, ना, पा, ठीक है, का, खा, ग। तो इस प्रकार के जो अक्षर हैं, हिंदी के अक्षर हैं और जो अंग्रेजी के अक्षर हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत गणित में क्यों पड़ी? तो इसके बारे में हम पिछली कक्षा में सीख चुके थे कि क्यों पड़ी, कैसी हमारी ज़रूरत थी, किस ज़रूरत के अनुसार से वो गणित हमारा बीज गणित में तब्दील हो गया और यहाँ में किस किस की आवश्यकता पड़ती रही। तो आज हमें वही वाला जो हमारा अध्याय है उसी अध्याय को हम जारी रखेंगे और छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पढ़ाने का तरीका यही है। क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सभी गांव के रहने वाले बच्चे हैं और वो ज़्यादातर बच्चे जितना हैं वो क्लास में ही सीखते हैं, इसके अलावा वो घर जाके तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, हमें पता है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका सिर्फ ये है कि मैं उस चीज़ को हमेशा छोटे से स्टेप्स में हम पढ़ते हैं। हमें देखिए छोटे से स्टेप्स में पढ़ने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ को स्टेप्स में अगर छोटे से में पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें अच्छी तरह से क्या समझ में आ जाएगी। और अगर इसी चीज़ को थोड़ा स्टेप तेज कर देंगे, जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, तो समझ में बच्चे के में कुछ नहीं आएगा। तो हमें भले ही यहाँ पर 2 सवाल पढ़ने हैं, भले ही हमें यहाँ पर 3 सवाल पढ़ने हैं, भले ही हमें यहाँ पर 4 सवाल पढ़ने हैं, लेकिन हमें जो भी कुछ पढ़ना है वो पहले हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्योंकि हम समझेंगे नहीं, पढ़ाते रहो दुनिया भर की रागमाला, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़नी तो केवल वही चीज़ है कि जो चीज़ उस गणित के अंदर में लिखी है कि आखिर में वो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो हमारी समझ के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमें आज इसमें इकाई में 5 है, इसके आज हम द्वितीय क्लास की बात कर रहे हैं। आज हम दूसरी कक्षा को पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में पढ़ेंगे बीजगणित की में। इससे पहले हमारे गुरुजी ने आपको कुछ न कुछ पढ़ाया है, आपने कुछ सीखा है, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी आपको गणित में अपने पीपीटी के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करूं। तो इससे क्या है, थोड़ा थोड़ा आप सीखेंगे तो आपकी समझ में कुछ न कुछ आएगा, ठीक है। तो थोड़ा देखिए हम अब बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और हम देखेंगे कि आज की जो मेरी क्लास है, आज की जो मेरी कक्षा है क्लास 2 है, उस क्लास 2 में मुझे आज पढ़ना क्या है जिसे हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए आज की मेरी दूसरी क्लास है, उसमें हम देखिए पिछली क्लास में हम चर और अचर के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने ज्ञान हासिल कर लिया था। हम थोड़ी थोड़ी ये बात समझ गए थे कि इस अक्षर को, इन अक्षर को हम चर कहते हैं और इसे हम अचर कहते हैं, और हमारी जो गणित की मूलभूत संक्रियाएँ हैं वो हम समझे थे, जैसे जोड़, घटाव, भागित, ठीक है, गुणा। तो ये क्या है, हमारी गणित की मूलभूत संक्रियाएँ हैं। तो हम पिछली कक्षा में ये समझ चुके हैं
कि एक तो चर होता है, एक अचर होता है, और गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। ठीक, तो जो बच्चे मेरी पिछली क्लास में नहीं आए थे, अगर उनके पास मोबाइल हो तो मेरी पिछली क्लास को देख लेना, क्योंकि पिछली क्लास अगर तुमने अच्छी तरह से समझी है तो अगली वाली क्लास तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आएगी। क्योंकि स्टेप्स का मतलब ये होता है कि हमें धीमे धीमे चढ़ना। अगर हमें किसी छत पर चढ़ना है तो हम सीढ़ी के स्टेप से चढ़ते हैं, अगर उसमें सीढ़ी नहीं होगी तो हम डायरेक्ट उस छत पर चढ़ जाएंगे नहीं। तो हम कैसे चढ़ रहे हैं? स्टेप से चढ़ रहे हैं। पहले पहली सीढ़ी पे चढ़े, फिर अगली पे चढ़े, फिर अगली पे चढ़े, फिर अगली पे, तो उसे कहते हैं हम स्टेप से चढ़ना। हम डायरेक्ट ही अब यहाँ पर मैं समझाऊंगा। पिछली क्लास में अगर आपने अच्छी तरह से समझा है और जो बच्चे उसका इस क्लास में अच्छी तरह से अब समझ में आएगा। तो देखिए, मुझे आज पढ़ना क्या है, मुझे आज चर और अचर राशि पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं, मैं उसे समझूंगा। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पिछली क्लास में ये तो समझ गया हूँ कि इसे चर कहते हैं, इसे अचर कहते हैं, और ये मेरी मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर कुछ थोड़े से सवाल हैं, हम उन थोड़े से सवाल को ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम पढ़ रहे हैं तो मैंने सारा का सारा जो सोर्स है, मेरा सारा का सारा जो सोर्स है वो मेरा SCERT के बुक से ही है। ठीक है, क्योंकि मुझे सब कुछ डाटा यहीं से मिला है। अच्छा, कहीं और से डाटा मिलेगा तो मैं उस राइटर का यहाँ पर नाम मेंशन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ क्या है, मेरा SCERT के बुक्स का चल रहा है। किसी और राइटर का अच्छा मिलेगा तो मैं यहाँ पर उनकी लाइन को मेंशन कर दूंगा। बहुत से ऐसे अच्छे सामान्य राइटर हैं गणित के और भी विज्ञानों के, जो अच्छी अच्छी किताबों में अच्छे अच्छे अपने कंसेप्ट लिखते हैं। मैंने कई राइटरों की अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ, तो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। किसी का मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट किसी अच्छे सम्मानीय राइटर का मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा और बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हित के लिए मैं जो चीज़ मिलती है उसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब देखते हैं हम आगे। देखिए, आज हमें चर और अचरी पर आधारित हमें कुछ सवाल है, उस सवाल को पहले हम समझेंगे। ठीक, समझने के बाद उसके बाद हम उसे करेंगे। तो पहले देखिए, हमारे पास एक सवाल है, एक प्रश्न है। उदाहरण के लिए मेरी बुक्स का ही प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मोहिनी राधिका की छोटी बहन है। दो बहनें हैं। कौन बोला है? शांत बैठे रहो बिल्कुल। मोहिनी राधिका की छोटी बहन है। ठीक, मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। क्या आप मोहिनी की आयु को राधिका के आयु के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? पहले ये प्रश्न है। अब मैं ये प्रश्न तो पढ़ दिया मैंने, अब हमें इसका मतलब अच्छी तरह से गहनता से समझना है। पहली लाइन को अब हम समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। अब हमें थोड़ी पहली लाइन समझनी है। देखिए, मोहिनी राधिका की छोटी बहन है, तो इसका मतलब 2 बहनें हैं, एक है मोहिनी, एक है राधिका। तो देखिए, एक है मेरे पास मोहिनी, ये है मोहिनी, और ये है राधिका। ठीक, इतनी बात समझिए। अब इसमें क्या कह रहा है, मोहिनी राधिका की छोटी बहन है, तो मोहिनी है ये और राधिका है ये। तो ये कह रहा है मोहिनी छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है। ठीक, तो मोहिनी राधिका की छोटी बहन है, जो प्रश्न था हमने यहां मतलब निकाल लिया। ठीक, अब देखिए, मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। अब ये इससे 5 वर्ष छोटी है, तो ये छोटी है, इसका मतलब ये 5 वर्ष बड़ी है और ये 5 वर्ष छोटी है। समझ में आया कि नहीं? तो ये 5 वर्ष छोटी है और ये 5 वर्ष बड़ी है। इतनी बात देखिए हमारे इस प्रश्न में लिखी है, हम यहां पर इसका मतलब समझ गए। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, क्या आप मोहिनी की आयु को राधिका के आयु के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? अब इनकी और इनकी आयु को पदों में व्यक्त कीजिए। पदों का मतलब क्या है, उसे चर, अचर और जो गणित की मूलभूत संक्रिया हैं उस पदों में व्यक्त कीजिए, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें तीनों ही आंकड़ा लगाने हैं। मुझे एक चर राशि भी आनी चाहिए, एक अचर भी आनी चाहिए और गणित की मूलभूत संक्रिया भी आनी चाहिए, और वो यहाँ पर आएगी। अब देखिए,
हमें खूब पता है कि ये 5 साल छोटी है, ये 5 साल बड़ी है। अब एक कितनी बड़ी है और ये 5 साल छोटी है, तो हमें पहली बात तो इसकी उम्र का पता ही नहीं भैया ये कितनी बड़ी है, यहाँ उम्र तो दे नहीं रखी इसकी। तो देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, परंतु हमें राधिका की उम्र पता नहीं है, अर्थात उसकी उम्र क्या है, हमें जानते ही नहीं उसकी उम्र क्या है, लेकिन हमें इतनी पता है कि इससे ये लड़की 5 साल छोटी है, इसकी बहन, ये उसकी बहन जो है इससे छोटी है, लेकिन इसकी उम्र तो मुझे पता ही नहीं, इसकी उम्र क्या है मुझे पता ही नहीं। तो जो चीज हमें पता नहीं वो क्या है, जो चीज हमें पता नहीं वो क्या है, चर। तो जो चीज मुझे पता नहीं है, अज्ञात है, वो क्या है, चर। तो चर क्या हो सकता है, चर कोई अक्षर हो सकता है, जो चीज हमने पिछली बार पढ़ी थी क्लास में। तो जो चीज हमें पता नहीं है उसे हम कहते हैं चर। अचला अज्ञात राशि, तो ये अज्ञात, मैं नहीं जानता हूं इसे, तो इसके लिए जिस चीज को नहीं जानता हूं मैं उसे अक्षर में यूज करूंगा, एक्स वाई जेड ए बी सी वाई या का खा गा कुछ भी मैं मान सकता हूं, ठीक। अब मैं यहाँ पर अक्षर का प्रयोग करूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो अब मैंने मान लीजिए मैंने इसे मान लिया, क्या मैंने इसे मान लिया, माना का मतलब मान लिया मैंने, माना ये क्या है, राधिका, माना राधिका की उम्र x वर्ष है, यही तो है भाई, मुझे पता ही नहीं है। और जो चीज पता नहीं होती, तो पिछली बार हमने कक्षा में क्या बताया था, अज्ञात है। अज्ञात के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कोई भी अक्षर यूज करूंगा, एक्स भी कर सकते हो आप, वाई भी कर सकते हो आप, जेड भी कर सकते हो आप, का भी यूज करते हो, खा भी यूज कर सकते हो आप, ए भी यूज कर सकते हैं, बी भी, हमें कोई भी अक्षर यूज करना है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, अर्थात राधिका की उम्र हमने x मान ली, ये हमने मान ली x, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर x, ठीक। अब मोहिनी की उम्र 5 वर्ष कम है, तो जब x जो उम्र मांगी है उसे 5 वर्ष कम है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x माइनस 5, ठीक, 5। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये पता चल गया कि ये है मेरे पास मोहिनी और ये है राधिका, तो राधिका की जो उम्र है उससे वो 5 वर्ष छोटी है, ठीक। तो अर्थात हम यहाँ पर ये कह सके, अर्थात हम कह सकते हैं कि मोहिनी की आयु x माइनस 5 है, x माइनस 5 है। अब इसे गौर से देखते हैं, ये क्या है, अज्ञात, अर्थात चर, ठीक। और ये क्या है, मूलभूत संक्रियाएं गणित की, ठीक, मूलभूत संक्रियाएं, ठीक। हमने देखो इसका प्रयोग कर दिया। और तीसरी ये जो ज्ञात है वो क्या है, जो ज्ञात है वो क्या है, अचर। इतनी चीज समझ में आई तुम्हारे, ये मेरा निकल के आ गया फाइनल क्या आंसर। अब जल्दी फटाफट से उतारना चाहे तो जल्दी उतार लो, फटाफट से जल्दी उतार लो। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार का सवाल है और इस सवाल को सभी बच्चे इस प्रकार से जो लिखा हुआ है इस प्रकार से सभी बच्चे इसे नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल को देखते हैं इसी पर आधारित को, ठीक है। अब आगे एक सवाल देखिए, एक सवाल देखिए यहाँ पर, आगे वाले एक सवाल को देखिए, सभी बच्चों के लिए एक सवाल है। इधर देखिए, पहले इधर सब बातें सुनते रह जा रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे फास्ट हैं वो उतारना चाहे उतारते रहना, ठीक है। इधर देखिए प्रश्न है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। ये है मेरे पास एक टीचर, ये है क्लास, ये है हमारे पास क्या टीचर, ठीक। और ये है मेरे पास क्लास, और क्लास में बैठे कौन
स्टूडेंट्स। समझ में आई? अब देखिए क्या कर रहा है, एक शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। तो टीचर हमारा जो है एक स्टूडेंट को, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, हिंदी में लिख देता हूँ, साला इंग्लिश में आ गया, एक सेकंड। तो एक विद्यार्थी को दी जाती हैं 3 पेंसिल। इधर देखिए 3 पेंसिल। देखिए शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को 3-3 पेंसिलें दी जा रही हैं। ठीक है, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो, x का मतलब मुझे नहीं मालूम है कितनी संख्या है, तो एक को दे रहे हैं हम 3 पेंसिलें। तो मान लीजिए कि यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहां पर लिखते हैं शिक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की बात है। ठीक है, शिक्षार्थियों की कुल संख्या बराबर x। तो x क्या है, x क्या है 4। बहुत अच्छी बात, ठीक। और ये क्या है मेरे पास, अचर का मतलब मुझे मालूम है कि जितने भी स्टूडेंट सबको 3-3 पेंसिल दो। अब मुझे स्टूडेंट की संख्या मालूम नहीं, तो मैंने उसे x मान लिया। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि अब हमें यह देखना है तो हमने प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी पेंसिलें दी। ठीक, तो अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि तो ठीक, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। एक को देते हैं 3 और कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या है x। तो ठीक, तो शिक्षार्थियों को दी गई पेंसिलों की संख्या बराबर x। मतलब 3 तो देनी है, ठीक है, एक को, तो मुझे x को देनी है, तो 3 गुणा x, तो बराबर क्या हुआ 3x। तो ये क्या है अचर, और ये है चर, और ये मूलभूत संक्रियाएं। तो अब यहाँ पर हमने ये निकाल लिया, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.x। तो आप इसे नहीं मान सकते हो तो इसे कुछ भी एक उतार लेना। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्या है, हम यहाँ पर इसे बीजी व्यंजक के रूप में, एक पद के रूप में, जहाँ पर मुझे एक चर मिल रहा है, एक अचर मिल रहा है और गणित की मूलभूत संक्रिया मिल रही, तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। थोड़ा उतारिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उतारा किसी ने? तो अब हम देखिए, अब हम अगला देखते हैं सवाल। अब देखिए अगला सवाल, देखिए हमारी किताब का सवाल है। इधर देखिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न को गौर से देखिए। यहाँ पर देखो लिखा है 12 धन 5 बराबर 17। तो हम 12 धन 5 बराबर कितना हुआ हमारा, तो हम ये 12 क्या है हमारा अचर, और ये क्या है हमारी मूलभूत संक्रिया है गणित की, और ये क्या है मेरा। तो यहाँ पर मुझे कौन सी संख्या मिली, निश्चित संख्या मिली। ठीक, अगला देखिए मेरे पास यहाँ पर 40 क्या है अचर,
और ये क्या है, और ये क्या है, तो इसमें से घटा दूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगी, अचर मिल जाएगी। अब अगले स्टेप में आ जाइए। अगला एक स्टेप बना हुआ है, उस अगले स्टेप में यहाँ पर एक बॉक्स है, ये है बॉक्स +5 बराबर। अब मुझे यहाँ पर संख्या नहीं पता है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो जहाँ पर मुझे संख्या नहीं पता है वहाँ पर मैं किसी संख्या को x मान लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या मान लूँगा, x। तो मैंने यहाँ पर एक अज्ञात संख्या मान ली, तो मैंने इसे क्या मान ली, एक अज्ञात संख्या अर्थात चर संख्या। ठीक, अज्ञात संख्या अर्थात चर संख्या। ठीक, अर्थात चर संख्या। इधर देखिए बच्चों, अब क्या करूंगा, अब मैं इसे हल करूंगा। अब मुझे इस संख्या का मान निकालना है ओरिजिनल, तो देखो कैसे करूंगा। ये देखिए मेरे पास लिखा है x धन 5 बराबर 17। तो मैं अब क्या करूँ, x बराबर निकालूंगा। तो x बराबर 17, ये है धन। अब इसे मैं इधर लेके जाऊंगा तो धन का क्या हो जाएगा, इधर ऋण हो जाएगा। इधर धन है, अगर मैं बराबर के चिन्ह से उधर लेके जाऊंगा तो मेरा ऋण हो जाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं x बराबर, अब 17 में से 5 गए तो कितने बचे, 17 में से 5 गए तो कितने बचे, 12। तो 12। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं, तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं जो मैंने संख्या मानी है x, उसका मान कितना है, उसका मान है 12। तो यहां पर यह लिख सकता हूं x बराबर 12। ठीक, का क्या हो गया इसमें, का मान बॉक्स में रखने पर। ठीक, अब बॉक्स है मेरे पास ये, तो इस बॉक्स में रख दूंगा मैं 12 + 5 बराबर कितना हुआ, 17। ये निकल के आएगी। ठीक है, तो मैं इसे बीजी व्यंजक में देखो ऐसे लिख सकता हूं, और मैंने उसे मान करके उसका मान 12 निकाल लिया। ठीक, उतारिए फास्ट, जल्दी जल्दी। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, सबने उतार लिया। अगला देखिए, अब देखिए अगला प्रश्न एक और आ गया मेरे पास। एक और इसी प्रकार की मेरी गणित की जो प्रश्नावली है उसी में इसी प्रकार की संख्या एक और है, 40 धन फिर बॉक्स है +70। तो मैं यहां पर क्या मान सकता हूं, x मान सकता हूं, क्योंकि कुछ है नहीं संख्या, तो कोई संख्या नहीं, तो मैं x मान लूंगा। अब मुझे यहां पर रखने वाली संख्या का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब मैंने इसे मान लिया x, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 40 धन x बराबर 70। तो x बराबर क्या हुआ, 70, और ये 40 दिख रहा है तुम्हें, इसके आगे कुछ निशान लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इससे पहले क्या लगा है, कुछ चिन्ह लगा हुआ है। तो कोई चिन्ह इससे पहले नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या है, धन की है। तो ये धन की संख्या जब इधर पहुंचेगी तो ऋण की हो जाएगी। ठीक, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं x बराबर कितनी हुई, 30। अब 30 का मान आप यहां पर रख दो, तो यहां पर लिख दो x बराबर 30। ठीक है, का मान बॉक्स में रखने पर, का मान बॉक्स में रखने पर। तो मैं यहां पर ये मान 30 रख दूंगा, तो 40 + 30 बराबर क्या हो जाएगी, 70। तो मैं ऐसे जांच कर सकता हूं उत्तर की, तो जांच कर सकता हूं उत्तर कैसे करूंगा, 40 + 30 बराबर 70। इसका मतलब x का मान 30 बिल्कुल सही है। ठीक, अब अगला देखिए, ये है मेरे पास सवाल, अगला वाला। ठीक, थोड़ा मिस्टेक था उस समय पे। अब देखिए यहां पर देखिए
4 गुणा x, कुछ संख्या दे नहीं रखी है तो इसे मैं क्या मान लूँगा, चर। अब करते हैं 4 गुणा x बराबर 24, तो x बराबर 24/4, तो x का मान कितना आ गया, 6। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 6 का मान बॉक्स में रखने पर, जब मैं उसे रख दूंगा तो मालूम है क्या होगा, तो मुझे सही संख्या मिल जाएगी। ठीक है, रखने पर। ठीक, तो उसका मान तो बॉक्स में रखने पर। ठीक, तो 4 तो मेरे पास था ही, गुणा लगा हुआ है, यहां पर रख दूंगा मैं 6 बराबर कितना हो गया, ये मैंने कर ली उत्तर की जांच। अर्थात ये है मेरे पास अचर, ये है गणित की मूलभूत संक्रियाएं। ये क्या है, गणित की मूलभूत संक्रियाएं, गणित की मूलभूत संख्या। और ये है मेरे पास चर, तो अचर गणित की मूलभूत संख्या प्लस चर, तो इस प्रकार से क्या बन गया, ये मेरा एक बीज गणित का पद बन गया, यानी कि बीज व्यंजक बन गया। ठीक, अब हम थोड़ा अगला देखते हैं प्रश्न। एक और प्रश्न है मेरे पास, लेकिन एक प्रश्न और है हमारे पास। 35 है, फिर भाग लगा हुआ है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 7 दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात अज्ञात संख्या है। तो अज्ञात संख्या के लिए मैं x मान लूंगा। ठीक, तो अब यहाँ पर कर सकते हैं 35। ठीक, तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं 35, देखिए 35 भागित x, ठीक, बराबर 7 होता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख दीजिए 35/x बराबर 7। तो यहां पर कुछ नहीं है, इसे ऐसे मान लो, इसका ऐसे कर दो, इसका ऐसे कर दो, गुणा, कैंची का गुणा। ठीक है, अब देखिए इधर, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगी संख्या 7x। इधर कर दीजिए 35 गुणा 1, तो मेरे पास संख्या होगी 7x बराबर 35। तो x बराबर कितनी हुई, 35/7 बराबर 5। 7 पन्ना 35 सही है, 5। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि x का मान कितना है, 5। तो x बराबर 5 का मान बॉक्स में रखने पर, ठीक, सही संख्या प्राप्त होती है। अब यहां पर 5 रख दूंगा तो 5 7 35, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैंने यहां पर निकाल लिया x का मान कितना है, 5। तो x का मान कितना है, 5। उतारिए, ये ले ली, उतार लिया। ठीक, देखिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए एक सवाल है, देखिए रहीम के पास 10 रुपए थे, ये है रहीम, इधर देखिए, तो रहीम के पास कितने रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए हैं। ठीक, 10 रुपए हैं। ठीक है, 10 रुपए हैं, इतना समझ लीजिए। उसने रजिया को कुछ पैसे दे दिए, इसमें से इसने इसे कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे दिए। उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो रहीम के पास कितने रुपए थे, 10। देखिए रहीम के पास
थे 10 रुपए। ठीक है, अब यहां पर लिख दीजिए रजिया को दिए, रजिया को दिए थे कुछ रुपए। अब यहां पर कर लीजिए, अब रहीम के पास, अब रहीम के पास बचे रुपए हैं 10 माइनस कुछ, 10 माइनस कुछ, या 10 माइनस एक्स, या 10 माइनस एक्स। ये निकला है आपका आंसर। ठीक, कुछ का मतलब क्या है, हमें कुछ बता ही नहीं, चर संख्या है तो मैंने लिख दिया, उसने 10 में से क्या दिए कुछ रुपए, तो कुछ को हम क्या मान लेंगे एक्स, एक्स निकाल कर ऐसे कर देंगे। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये आ गया मेरा आंसर 10 माइनस 10 ऋण एक्स। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। अब देखिए यहां पर 10 मेरे पास क्या है, अचर है, ये मेरे पास चर है, और ये गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं। समझ में आई, उतार लिया। अभी नहीं सर। अब देखिए अगला, देखिए प्रश्न, अगला देखिए प्रश्न, अभी उतार लेना इसे फिर बाद में। अब देखिए यहां पर अगला देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। इधर देखिए एक बगीचा है, उसमें कुछ पेड़ हैं। ये है मेरे पास बगीचा, ये है मेरे पास बगीचा, ठीक, और यहां पर क्या है कुछ पेड़, अर्थात अज्ञात संख्या है, अर्थात क्या है कुछ पेड़ है, ये है कुछ पेड़ अर्थात अज्ञात संख्या है, तो मैं इसे x मान लूंगा। ठीक, 50 पेड़ और लगा दिए, अब इसमें 50 पेड़ और लगा दिए। ठीक, 50 पेड़ और लगा दिए, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 होगी। इसमें 50 पेड़ और लगा देंगे तो संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो देखिए मेरे पास x पेड़ थे, जिसमें क्या हुआ मैंने 50 पेड़ लगा दिए, और 50 पेड़ लगाने से अब संख्या 120 हो गई। तो ये बन गया मेरा आंसर। ये है मेरे पास चर, ये है गणित की मूलभूत संक्रियाएं, और ये क्या है अचर। और कुल टोटल मेरे कितने बन गए 120। अब चाहो तो इससे मान निकाल सकते हो आप। ये मेरी गणित की, ये मैंने बीजी व्यंजक में लिख दिया। ठीक, ये मैंने किस में लिख दिया बीजी व्यंजक में। अब इसे हल करना चाहो तो हल कर लो, वैसे राइट आंसर इसका यही है। ठीक, अब इसे x का मान निकालेंगे हम यहाँ पर, तो क्या होगा 50 को उसमें घटा तो 70 पेड़ है, तो हम कह सकते हैं बगीचे में पहले 70 पेड़ थे। देखिए जल्दी जल्दी उतारिए। उतार लिया। तो यही हमारा देखिए आंसर है, यही तो कह रहा है इस कथन को अक्षर की सहायता से व्यक्त कीजिए। ये हमने व्यक्त कर दिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए प्रश्न देखिए गौर से। इधर देखिए हमारे पास एक प्रश्न बचा है। प्रश्न है n और m, ये देखिए दो संख्या दे रखी हैं, एक तो है n, एक है m। ठीक, तो n क्या है मेरे पास ये है, और m क्या है मेरे पास ये। n की बात नहीं, बंद नहीं करोगे बात। अब देखिए n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए
नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो मेरे पास एक अक्षर है एन। एन देखो कैसे बना हुआ है, एक डंडा ये है, एक डंडा ये है, एक डंडा ये है। अब मैं इसे माचिस की तीली से बनाऊंगा। तो एन को अगर मैं बनाने के लिए, एक अक्षर को बनाने के लिए मुझे कितनी तीली की आवश्यकता पड़ रही है? 3 तीली है। देखिए एक तो तीली मेरे पास ये है, एक तीली ये है, एक तीली ये है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर तीलियों की कितनी आवश्यकता पड़ी? 3। तो यहाँ पर 3 तीली मिली मुझे, ठीक। तो यहाँ पर कितनी मिली मुझे? 3 तीली, ठीक। तो एक को बनाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक एन, ठीक है। एक एन के प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की आवश्यकता। तो एक को बनाने के लिए मुझे 3 तीली की जरूरत पड़ रही है, अर्थात एक बनाने के लिए मुझे 3 तीली चाहिए। 3 तीली चाहिए, ठीक। तो अब मैं समझ लिया कि अब सुनिए, एक तीली को बनाने के लिए मुझे 3 की जरूरत पड़ रही है, अर्थात एक बनाऊंगा तो मुझे 3 तीली चाहिए। अब मुझे 2 ऐसे अक्षर बनाने हैं, तो मुझे 3 में गुणा 2 का कर दो, तो मुझे 6 तीलियों की आवश्यकता होगी। जब 6 तीली होंगी तभी तो 2 एन के ऐसे अक्षर बनेंगे। समझ में आएगी नहीं? अब मुझे 3 तीली बनानी है तो 3 का गुणा कर दो, 9 की जरूरत पड़ेगी। 4 बनानी है तो 4 12 तीली जरूरत पड़ेगी। 5 बनानी है तो मुझे 15 तीली चाहिए, तो 5 एन बनेंगी ये ऐसी, ठीक। 6 एन रूप बनाने के लिए मुझे 18 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। 7 बनाने के लिए मुझे 21 तीली की जरूरत पड़ेगी। मुझे 8 एन ऐसे प्रतिरूप बनाने के लिए मुझे 24 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे कितने बनाने हैं मुझे नहीं पता है, तो मैंने मतलब यह है कि आगे मेरे पास मुझे ज्ञात नहीं है कितने बनाने हैं, अर्थात आगे मुझे कोई ज्ञात नहीं है। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि आगे जब कोई हमें ज्ञात नहीं है, अर्थात वो क्या है? अज्ञात है। तो वो क्या है? अज्ञात है। तो अज्ञात का मतलब क्या है? वो चीज चर है, अर्थात मैं उसे ए मान लूंगा। मैंने ए मान ली, तो ए तीली बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? तो ए प्रतिरूप, ठीक, बनाने के लिए तीलियों की आवश्यकता। तो यहां पर लिख दो a गुणा 3, तो a गुणा 3। तो आपका यही क्या होगा? a तीली बनाओगे तो उसके लिए 3 की आवश्यकता पड़ेगी, तो a गुणा 3 कर दीजिए। तो a क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास चर, ये है अचर, और ये है गणित की मूलभूत संक्रिया। अगर हमें कोई चीज आगे पता नहीं तो मैं तो a मान सकता हूँ, मैं उसे x मान सकता हूँ, मैं उसे y मान सकता हूँ, तो मैंने a मान लिया। या आप x जाओ तो आप x मान सकते हो, तो 3x कर दीजिए, ठीक। उतार लिया? चलो अब हम थोड़ा देखें, अगला देख, और शांत हो जाओ। अगला देखिए, अगला है मेरे पास m बनाने के लिए देखिए, अब इसी प्रकार से m की बात करते हैं। अब अक्षर m का प्रतिरूप बनाने के लिए देखिए, ऐसा देखिए, अक्षर m का प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की आवश्यकता।
तो तीलियों की कितनी आवश्यकता है भैया? 4 देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक है, अर्थात 4 तीली होनी चाहिए। ठीक, एक है बनाने के लिए, तो एक को बनाने के लिए मुझे 4 की जरूरत पड़ रही है, अर्थात 4 गुणा 1 बराबर 4, और 2 बनाऊंगा मैं प्रतिरूप, तो 2 के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 8 की, तो 4 गुणा 2 बराबर 8। अब 3 एम के अक्षर बनाने के लिए मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी? 12, और 4 को बनाने के लिए 5 को बनाने के लिए 6 को बनाने के लिए और 7 को बनाने के लिए 28 और 8 को बनाने के लिए है 4 8 32 और x को बनाने के लिए 4 गुणा x को बनाने के लिए a को बनाने के लिए 4 गुणा a। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अक्षर m के प्रतिरूप यानी कि अज्ञात बनाने के लिए तीलियों की आवश्यकता, अज्ञात का मतलब x, तीलियों की आवश्यकता कितनी पड़ेगी बच्चों? कितनी पड़ेगी? 4 गुणा x, तो बराबर कितना हो गया? 4x। 4 क्या है मेरे पास? अचर। x क्या है? मूलभूत संक्रियाएं। x क्या है? वही देखो सारी चीज लिख दी मैंने। ठीक, सबको मैंने लिख दिया, ये सबने उतार लिया था ना? अभी नहीं उतार पाया? उतार लिया? उतार लिया? चलो ठीक, उतार लिया। तो अब देखिए, आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर कुछ सवाल हैं हमारी किताब में, वो सवाल इसी के ऊपर करेंगे। ठीक है, मैं आपको सवाल दूंगा, उसी के लिए मैं ये सवाल